खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। ATM लूट की कोशिश रही नाकाम और कोहरे का फायदा उठाकर भागे शातिर। अलवर के अंबेडकर नगर की यह घटना। अलवर को NCR से बाहर नहीं करने और संभाग नहीं बनाने से प्रभावित हो रहा है विकास और व्यापार। ATL के समक्ष तमाम वर्गों ने रखी राय। हाई वोल्टेज लाइन से झुलसा किसान और खेतों में भी दौड़ा करंट। सीकरी क्षेत्र का है मामला। और सरिस्का में सर्दियों के दिनों में बढ़ी लकड़ियों की अवैध कटाई, वहीं निगरानी के लिए लगाए वन कर्मी। और अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। अलवर के अंबेडकर नगर क्षेत्र में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के निवास से करीब 300 मीटर की दूरी पर और भाजपा कार्यालय के बगल में ATM लूट की घटना पुलिस की तत्परता से टल गई, लेकिन कोहरे की वजह से सभी आरोपी भागने में सफल रहे। वैशाली नगर थाना प्रभारी सीताराम ने बताया कि रविवार तड़के करीब 3:30 बजे गश्त के दौरान अंबेडकर नगर के इस PNB ATM के पास 4 युवक अपने चेहरे ढककर खड़े थे। शक होने पर पूछताछ के लिए पुलिस उनके पास जाने लगी तो सभी युवक पास में खड़ी स्कॉर्पियो कार में सवार होकर भागने लगे। इनका पीछा भी किया गया, लेकिन कोहरे के होते ATM लूटने आए लुटेरे भागने में सफल रहे। इन बदमाशों ने ATM मशीन के तार काटने के बाद लोहे की सब्बल से इसे उखाड़ने का प्रयास भी किया था। इसके अलावा CCTV कैमरों पर भी स्प्रे किया हुआ मिला। अब आसपास लगे CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं। वहीं प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि देर रात ATM लूट का प्रयास करीब 3 से 4 घंटे तक चला, लेकिन पुलिस की गाड़ी आता देखकर सभी लुटेरे भाग छूटे। यहां देर रात करीब 1 बजे काली स्कॉर्पियो में सवार करीब 4 से 5 लोग पहुंचे थे। पुलिस टीम को लेकर वे बाद में स्कॉर्पियो में बैठकर सामोला चौक की तरफ भाग गए। घने कोहरे ने भी उनकी मदद की। उधर यह लुटेरे एक मकान में लगे CCTV में कैद भी हुए हैं। सर, आज दिनांक 5 तारीख को सुबह प्रातः 3:30 बजे के लगभग मैं दौरान गश्त रात्रि गश्त में था, कस्बे गश्त में। उसी दौरान उधर से अपने साईं बेकरी के पास में पंजाब नेशनल बैंक का एक नया ATM लगा है, उससे उधर से निकला तो 4 लड़के बाहर ATM के पास खड़े थे। तो अब जी मैंने गाड़ी रोक के और जाते से जी पास जाने लगे तो चारों लड़के एक स्कॉर्पियो काले रंग की में बैठ के भाग गए। उनका पीछा किया। कोहरा बहुत तेज़ था, कोहरे की वजह से वो हमारे से ओझल हो गए। नाकाबंदी भी कराई पर पकड़ में नहीं आई। उसी दौरान थाने की दूसरी गाड़ी भी ATM पे पहुंच चुकी थी कॉल करते ही। तो उन्होंने देखा तो ATM के सभी कैमरों पे स्प्रे कर रखा था और उनके कैमरों के तार भी काटे हुए थे। ATM उखाड़ने के लिए सब्बड़ से उस ATM को किसकाया, सब्बड़ मार मार के। वो नाकाबंदी के दौरान सब फिर पकड़ में नहीं है। सर, उसमें स्कॉर्पियो गाड़ी का नंबर भी आ पाए? नहीं, गाड़ी के नंबर नहीं देख पाए। स्कॉर्पियो थी, काले कलर की, नाकाबंदी कराई। प्रदेश की भाजपा सरकार का 1 साल हाल ही पूरा हुआ है। वहीं अलवर की बात करें तो कई अपेक्षाएं अब भी कायम है। हाल ही में कई नए जिले समाप्त हुए, लेकिन अलवर को विभाजित कर बनाए गए खैरतल, तिजारा और कोटपुतली बैरोड जिले बच गए। लेकिन अलवर को संभाग बनाने की मांग अब भी पूरी नहीं हुई है। इसके अलावा NCR में होने का फायदा कम और नुकसान ज्यादा बताया जा रहा है। NCR के कारण कुछ चीजों पर सेस यानी उपकर वसूला जाता है। इसके अलावा प्रदूषण से जुड़ी ग्रेप की पाबंदियां उद्योगों एवं निर्माण कार्यों पर लागू हो जाती हैं, भले ही अलवर में दिल्ली जैसा प्रदूषण ना हो। उधर ATL ने इसे लेकर विभिन्न वर्गों की प्रतिक्रियाएं जानी। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष योगेश मिश्रा के अनुसार अलवर को संभाग बनाने के साथ ही इसे NCR से बाहर करना चाहिए। इन मुद्दों पर जनता जब भी चाहे कांग्रेस के साथ मिलकर आंदोलन कर सकती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में फर्क है। इनके चाल चरित्र और चेहरे में फर्क है। ये लोग कहते हैं वो करते नहीं है, करते हैं वो बताते नहीं है। केवल देश को बांटने का काम करते हैं, भाईचारा खत्म करने का बात करते हैं। विकास के नाम पर बिग जीरो है, जीरो ना बिग जीरो है। अब तो केंद्र के पर्यावरण मंत्री माननीय भूपेंद्र यादव जी अलवर से सांसद हैं।
पॉल्यूशन की रोज रोज गैप। अब कल फिर ग्रैब की कोई वो लग रहा है। अलवर में तो 114 ही है, दिल्ली में 371 है। दिल्ली में लगाओ ग्रैब की पाबंदियाँ, सारी खाने बंद कर दी, लोगों के धंधे खत्म कर दिए, व्यापारी रो रहा है, अलवर से पलायन कर रहा है। तो इन लोगों और कांग्रेस ने तय किया था कि 100 किलोमीटर के, दिल्ली से 100 किलोमीटर की रेंज तक एनसीआर रहेगा, उसके बाद के अलवर को हम एनसीआर से बाहर कर देंगे। लेकिन जनता भी यही लायक है, उन्होंने कांग्रेस को सत्ता से निकाल दिया, तो झेलो भाई, निकाल दिया। सर, जनता चाहती है कि अलवर को एनसीआर से बाहर निकाला जाए, बीजेपी सुन नहीं रही है। क्या जनता, कांग्रेस उम्मीद कर सकती है कि कांग्रेस इसकी आवाज़ को बुलंद करेगी, आंदोलन करेगी, आवाज़ को उठाएगी? जनता माता से निवेदन है, कांग्रेस को सत्ता में लाए। 100 किलोमीटर से दायरे से ज़्यादा जो अलवर होगा उसको हमारी जिम्मेदारी, हम एनसीआर से बाहर करवाएंगे और जनता को सुविधाएं दिलाएंगे। अब जनता माता चुने तो मोदी है, और हम तो भाई जनता माता आएगी तो उनके साथ उनकी लड़ाई लड़ने के लिए सड़क पर भी आने को तैयार है। लेकिन वही है ना, वो बोल भाई मोदी ने ये गलत कर दिया और वो गलत कर दिया और वो गलत कर दिया, और बाद में वोट लास्ट में उसको देते हैं, तो ये गलत चीज़ है। किसी आदमी की खूबी है तो उसको वोट दो। अब खूबी है ही नहीं मोदी जी में सिवाय झूठ के, तो अब तो उनकी असलियत पहचानो, कांग्रेस को सत्ता में लाओ, राहुल जी के नेतृत्व में सरकार बनाओ, आपकी सारी सुविधाएं हम उनसे निवेदन करके करवाएंगे। सर, एक सवाल और है कि जिस तरह से अलवर काफ़ी विकसित होता जा रहा है, यहाँ शहर में नगर निगम बन गया है, तो अलवर को संभाग नहीं बनाया जा रहा है। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी कई बार मांग कर चुके हैं, कांग्रेस के विधायक भी मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई सुन नहीं रहा है। आपको लगता है कि अलवर को संभाग बनाया जाना चाहिए? देखो, नगर निगम कांग्रेस ने बनवाया, अब भारतीय जनता पार्टी के साथियों से निवेदन है कि वो मेहनत करके इसको नगर निगम बनवा दे। हमने तो प्रस्ताव दिए भी थे, हमारा राज बदल गया। अगर नगर निगम वो अलवर को बनवा देंगे, लेकिन क्या बनवाएंगे, उन्होंने जिले ही खत्म कर दिए, 3 निगम खत्म कर दिए। अलवर को क्या संभाग बनाएंगे? इसलिए आप देख लेना, चाहे चंबल का पानी हो, ERCP का पानी हो, चाहे अलवर संभाग बने, सब कांग्रेस राज में बनेंगे। 4 साल दुख पाओ, 4 साल बाद कांग्रेस की सत्ता बनाओ। उधर बंधुआ मुक्ति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजेश याज्ञिक के अनुसार अलवर को एनसीआर में शामिल करने से कोई फायदा नहीं है। वर्तमान में दिल्ली में प्रदूषण बढ़ता है और अलवर के उद्योग धंधे बंद हो जाते हैं। इसके अलावा अलवर को संभाग बनाया जाना चाहिए, क्योंकि इसके लिए यह स्थान सभी मापदंड पूरे करता है। सर, अलवर को एनसीआर में जोड़ रखा है। दिल्ली में जैसे प्रदूषण बढ़ता है तो ग्रेप लगा देते हैं, इंडस्ट्रियाँ बंद हो जाती हैं, मजदूर बेरोजगार हो जाते हैं, और जो निर्माण कार्य हैं, इंडस्ट्रियों के कार्य हैं, तभी जगह बेरोजगारी बढ़ती है, धंधा चौपट हो जाता है, मजदूर सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं। आप बंधुआ मुक्ति मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, मजदूरों की लड़ाई लड़ते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अलवर के हर नागरिक को, बच्चे बच्चे को ये एहसास है कि हम जो इतने सालों से एनसीआर में तथाकथित, मैं तथाकथित कहूँगा, रूप से शामिल है, पता नहीं क्यों कागज़ में अलवर को एनसीआर में शामिल कर रखा है। एनसीआर का 1 पैसे का लाभ अलवर के क्षेत्र को नहीं मिलता, और एनसीआर में होने के जितने नुकसान हैं वो पूरे के पूरे अलवर को झेलने पड़ते हैं। और उसी कड़ी में इन दिनों जो धुंध छाई है, या हरियाणा में, यूपी के गांव में पराली जलाई जा रही है, या दिल्ली के आसपास जो दिल्ली से निकल के और छोटे उद्योग धंधे आए हैं वो जो प्रदूषण फैला रहे हैं, इन सब की मार बिना मतलब अलवर पे पड़ रही है। और ग्रेप की पाबंदी लागू है, जिसकी वजह से हमारे अनेक निर्माण श्रमिक जो विभिन्न कार्यों में लगे हुए हैं, ईंट भट्टों पे काम कर रहे हैं, सड़क बना रहे हैं, मकान बना रहे हैं, वो भारी संख्या में बेरोजगार हुए हैं। और इसके बारे में भी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने श्रम विभाग को निर्देश भी दिया है कि अगर ग्रेप की पाबंदी के कारण जो मजदूर बेरोजगार होते हैं उनको कम से कम सरकारी न्यूनतम मजदूरी की दर से उनको कुछ मुआवजा भी दिया जाए। तो मैं श्रम विभाग से भी अपील करूंगा कि वास्तविक सर्वे कराएं, ट्रेड यूनियनों से मजदूरों की लिस्ट लें, ताकि वो वेरीफाई कर सकें कि सचमुच में जो सही पात्र मजदूर हैं उन तक ये मुआवजा पहुंच सके। सर, अलवर जो है उसको काफ़ी लंबे समय से संभाग बनाए जाने की मांग की है, तो बाकी भरतपुर जैसा जो छोटा शहर है वो संभाग है, अलवर काफ़ी बड़ा शहर है, तो यहाँ नगर निगम भी बहुत लेट बनी है, यहाँ पे संभाग की भी लड़ाई लड़ी जा रही है। तो आपको लगता है कि अलवर को राज्य सरकार को संभाग का दर्जा दे देना चाहिए? पिछली कांग्रेस सरकार के समय जब नए जिलों के गठन की बात थी तो बड़े जोर शोर से अलवर में संभाग बनाओ संघर्ष समिति का गठन हुआ,
मैं खुद भी उसका एक भागीदार रहा और ख़ासकर यहाँ के व्यापारिक नेताओं ने बड़ी पहल की। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज एक भी सामाजिक संगठन, व्यापारिक संगठन, जब इस सरकार ने कुछ ज़िले समाप्त कर दिए, लेकिन खुशनसीबी है कि अभी अलवर ज़िले में जो नए ज़िले बने उन्हें समाप्त नहीं किया। लेकिन यही तो अवसर है कि जब अलवर को संभाग बनाने की मांग सबको पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर करनी चाहिए और एक पहल करनी चाहिए। निश्चित रूप से अलवर को संभाग आज नहीं, आज से 20 साल पहले जब भरतपुर को संभाग बनाया गया उसी समय बना दिया जाना चाहिए था, लेकिन उस समय भी हमारे नेता चुप रहे और आज और पिछली सरकार में तो यहाँ से मंत्री तक बन गए। उसके बावजूद ये अलवर का दुर्भाग्य है, हमारा राजनीतिक नेतृत्व की दबंगता की कमी है कि आज तक अलवर संभाग नहीं बन पाए। सर, अलवर के पास में खैरता ज़िला है, कोटपुतली भैरोड ज़िला है, अलवर एक 3 ज़िले तो ये पहले से ही हैं, तो 3-4 ज़िलों पे एक संभाग बन जाता है तो बड़े आसानी से बनाया जा सकता है, इसमें कानूनी अड़चन आनी नहीं चाहिए। आपको मैं लगता कह है? रहा हूँ कि एक तरह बना बनाया है, अलवर का रेडियस ही ऐसा बनता है कि इतने आराम से जो सबसे सही संभाग के लिए उपयुक्त है वो अलवर ही है। यहाँ की भौगोलिक संरचना, यहाँ की इकोनॉमी, यहाँ के उद्योग धंधे और जो जनसंख्या के हिसाब से भी अगर आप देखें तो अलवर जो पुराना ज़िला है वो पूरे राजस्थान में दूसरे नंबर पे जयपुर के बाद आता है और आश्चर्य की बात है कि उसे संभाग अभी तक नहीं बनाया गया है। हम भी अपनी यथाशक्ति अन्य संगठनों को साथ लेकर शीघ्र ही इस बारे में एक बैठक का आयोजन करेंगे और संघर्ष समिति का दोबारा से गठन करेंगे। उधर भाजपा मालखेड़ा मंडल अध्यक्ष अशोक तिवारी और अलवर शहर मंडल अध्यक्ष मनोज चौहान ने बताया कि समय आने पर अलवर को संभाग बनाया जाएगा। वहीं चौहान ने अलवर को एनसीआर से बाहर करने का समर्थन किया, लेकिन तिवारी ने इसे गलत बताया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव एनसीआर के बजट से अलवर का विकास करवाएंगे। सर, अलवर के खैरता ज़िले और भैरोड ज़िले को सरकार ने यथावत रखा है। अलवर के लोगों की मंशा है, मांग है कि अलवर को संभाग बनाया जाए। आपको लगता है कि नज़दीक में 2 ज़िले हैं, अलवर तीसरा ज़िला है, तो संभाग बन सकता है, बनना चाहिए? बनेगा। कब तक बन सकता है, क्या उम्मीद है? जल्दी। अच्छा सर, एनसीआर से भी अलवर से बाहर करने की मांग है सभी लोगों की, क्या कहना चाहेंगे? मांग है, उनको उनके मुताबिक ये भी करेंगे। सरकार क्या कब तक करेगी सर? जल्दी करेंगे। दोनों काम होंगे। और अलवर को संभाग बनाने की लोगों की भावना है, आपको लगता है कि अलवर को संभाग बनाया जाना चाहिए? बिल्कुल भाई साहब, अलवर अब संभाग बनेगा, क्योंकि अलवर के अंदर जो स्थिति आज है संभाग की है, वरना जरूरी है सीकर से जो हटाया है ना संभाग, तो अब अलवर का ही नंबर है संभाग। अलवर में खैरता जिला, अलवर जिला, कोटपुतली 3 जिले तो निकटवर्ती हो गए, तो 3-4 जिलों पे संभाग बनाया जा सकता है। और जोड़ देंगे इसमें, 1-2 और जोड़ के इसको 4-5 करके और इसको संभाग बनाएंगे अलवर को। निश्चित रूप से हमारे जो यहाँ के केंद्रीय मंत्री जी और हमारे जो राजस्थान सरकार के मंत्री हैं, इनका प्रयास है इस बारे में कि अलवर के विकास के लिए इसको संभाग जरूर बनाएं। सर, अलवर को एनसीआर से बाहर करने की मांग भी है, तो आपको लगता है कि दिल्ली का कोई फायदा नहीं मिल पा रहा? ग्रेप्स वगैरह लगती है, यहाँ इंडस्ट्री बंद होती है, तो कोई फायदा है नहीं एनसीआर का, इसको भी हटाना। एनसीआर से अलग नहीं होगा अलवर, क्योंकि दिल्ली के नजदीक पड़ रहा है, इसलिए इसमें विकास के लिए एनसीआर का पैसा जरूर यहाँ पर लगेगा। अब हमारे भूपेंद्र जी जो केंद्रीय मंत्री जी है ना, ये एनसीआर के माध्यम से यहाँ पर विकास करवाएंगे, इसलिए एनसीआर से बाहर नहीं हो सकता। बाहर नहीं। वहीं व्यापार संघ के अध्यक्ष रमेश जुनेजा ने बताया कि वे अलवर को संभाग बनाने के लिए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव को ज्ञापन देने जा चुके हैं। वहीं व्यापारी अलवर को एनसीआर से बाहर करने की मांग उठा रहे हैं। वजह यह है कि दिल्ली में प्रदूषण होने पर सख्तियां एनसीआर के अलवर में भी लागू हो जाती हैं, इससे उद्योग व्यापार प्रभावित होते हैं। सर, अलवर को एनसीआर में शामिल कर रखा है। एनसीआर में प्रदूषण की वजह से ग्रेप लग जाता है, अलवर के सारे उद्योग धंधे बंद हो जाते हैं, मजदूर बेरोजगार हो जाते हैं, व्यापारियों को नुकसान, उद्योगपतियों को नुकसान, विकास रुक जाता है, उत्पादन रुक जाता है। बड़ी समस्या है, क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको बताना चाहूँगा, जब से अलवर क्षेत्र को एनसीआर में लिया है तब से अलवर की विकास रुका है, अलवर का व्यापार रुका है, अलवर का उद्योग खत्म हुआ है। मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय से, हमारे यहाँ के केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, अलवर सांसद से निवेदन करना चाहूँगा कि अलवर क्षेत्र को
एनसीआर से बाहर निकाला जाए, क्योंकि आए दिन जरा सा मौसम खराब होता है, कोई भी घटपात होती है, फैक्ट्रियाँ बंद हो जाती हैं। जो विकास है, पहले ही फैक्ट्रियाँ हैं बहुत कम गिनती में चल रही हैं, उद्योग जो है ख़त्म हो रहा है दिन पे दिन। और आज आप डबल इंजन की सरकार है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि एनसीआर से अलवर शहर जिले को मुक्त किया जाए, जिससे कि अलवर जिले का विकास हो सके और अलवर का जो उद्योग है एक विकास की तरक्की पकड़े। साथ ही मैं आज सारे व्यापारीगण आए थे मंत्री महोदय जी से मिलने के लिए, जो अलवर जिले को संभाग बनाने के लिए पिछली बार जो गहलोत सरकार के समय अलवर जिला व्यापार महासंघ ने मुहिम चलाई थी, और वो मुहिम भी इस स्तर पर पहुंची थी कि पूरे जिले के अंदर, शहर के अंदर हस्ताक्षर अभियान चला था। और मुख्यमंत्री माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत जब राजस्थान सरकार के अलवर आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया था कि अलवर जिला को संभाग बनाया जाएगा। माननीय भवन जितेंद्र सिंह जी ने और पूर्व मंत्री टीकाराम जूली जी ने, और साथ ही हमारे शहर विधायक संजय शर्मा जी ने भी क्वेश्चन उठाया था, मांग की थी मुख्यमंत्री से कि अलवर जिले को संभाग बनाया जाए, क्योंकि अलवर जिला कई टुकड़ों में बढ़ चुका है। अलवर की आज जो स्थिति है, व्यापार की और उद्योग की गति खत्म हो चुकी है, विकास रुक चुका है। विकास का पहिया इस तरह से रुका है जो व्यापार पूरा चौपट हो गया है। और हमको 3 टुकड़ों में जो बांटा है, अलवर जिला का संभाग बन जाता है तो निश्चित तौर से अलवर जिला दोबारा से एक मजबूती से उभरेगा और विकास की राह पकड़ेगा और पर्यटन को बहुत तेज बढ़ावा मिलेगा। आज सारे व्यापारी मगर मिलकर इसीलिए आए थे माननीय मंत्री जी के पास कि उनको लेटर देंगे और संभाग बनाने की मांग रखेंगे। मंत्री जी अभी आए नहीं हैं, उनका इंतजार कर रहे हैं। अगर आते हैं, मिलते हैं तो हम उनको निश्चित तौर से संभाग बनाने का लेटर देंगे। और साथ ही मांग रखेंगे कि आज आप हमारे अलवर जिले की जो दोनों सत्ताओं की, केंद्र की और राजस्थान के बीच की धुरी हैं, और आप अपने आप में इतना वजन रखते हैं, निश्चित तौर से माननीय मुख्यमंत्री से कह करके अलवर जिले को संभाग बनवा सकते हैं। और संभाग बनवाएंगे तो अलवर जिला निश्चित तौर से उनका किरदार रहेगा और विकास की राह पकड़ेगा। गौरतलब है कि हाल ही विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी अलवर को एनसीआर से बाहर करने की वकालत की थी। देखना है कि एनसीआर से बाहर करने एवं संभाग बनाने की इन दोनों मांगों पर कब तक अमल हो पाएगा या नहीं। मंत्री जी के सामने रखी है। संजय जी ने भी इस बात का समर्थन किया है कि अलवर जो है एनसीआर से बाहर होना चाहिए। भारत सरकार की गाइडलाइन थी कि 100 किलोमीटर तक का एरिया एनसीआर के अंदर होगा, तो हम 100 किलोमीटर से बाहर हैं। किशनगढ़ बास तिजारा तक ही वो पूरा हो जाता है, तो हम तो नियमों के अनुसार इससे बाहर हो सकते हैं। लेकिन भारत सरकार ने इस पर रोक लगा रखी है। काफ़ी बार हमने पत्राचार भी किया, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हो पाए। तो हम चाहते हैं कि वो ABC कैटेगरी ग्रेप की है, उसके अंदर भी हमने उसके लिए कहा है, लेकिन एनसीआर से अलवर को बाहर होना चाहिए। अब वो समय आ गया है। सरिस्का बाग परियोजना में सर्दी के इन दिनों में अवैध रूप से लकड़ी की कटाई बढ़ गई है। ऐसे में होमगार्ड और रेंज के वनकर्मी गश्त के लिए लगा दिए गए हैं। सर्दियों में अनेक ग्रामीण समूह बनाकर पहाड़ों में पहुंचते हैं और लकड़ियां काट कर लाते हैं। कोहरे के मध्य हरी लकड़ियां काट कर लाने से जंगल को नुकसान हो रहा है, जबकि क्षेत्र में काफी गैस कनेक्शन भी जारी किए गए थे। उधर सरिस्का DFO अभिमन्यु सारण ने बताया कि लकड़ियों की अवैध कटाई रोकने के लिए गठित टीम लगातार निगरानी रखेगी। लकड़ी कटान भी बढ़ती है, क्योंकि सर्दी में आग जलाने के लिए लोग लकड़ी की कटाई करते हैं। तो इसके लिए हमने होमगार्ड की अतिरिक्त टुकड़ी बुलवाई है। होमगार्ड में लड़कियों की भी बुलाई है, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं जाती है जंगल में पेड़ काटने, शाखाएं काटने। तो उसके लिए हमने होमगार्ड में महिलाओं की टीम में भी बुलाई है, जो कंटिन्यूस गश्त कर रही हैं। सुबह सुबह के समय पे ज़्यादा ये कटान की कोशिश करते हैं, तो उस टाइम हमारी टीमें जाती है और कटान को रोकने की कोशिश करती हैं। जो कोई कटान करता हुआ पाया भी जाता है तो उसके अगेंस्ट FIR दर्ज करती हैं और जुर्माना भी करती हैं। सरिस्का बाग परियोजना में सर्दियों के चलते जो लकड़ी कटान है वो बढ़ जाती है, क्योंकि जो आसपास से सटे गांव वाले हैं वो पहाड़ों में जाकर, जंगल में जाकर लकड़ी काटने में भी नहीं चूकते हैं। ऐसे जो लकड़ी कटान को देखते हुए वन विभाग ने अब पूरी तैयारी कर ली है और अवैध जो तरीके से लकड़ी कटान होती है उन पर रोकथाम लगाई जाएगी, जिसमें जो समूह के रूप में महिलाएं जाती है पहाड़ों में और वो लकड़ी काट कर लाती है।
सीकरी थाना अंतर्गत ग्राम गुलमानी में 11,000 केवी के विद्युत करंट से एक किसान गंभीर रूप से झुलस गया। उसे गंभीर हालत में सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार 48 वर्षीय बलवीर गुर्जर सुबह खेत में गया था। इसी दौरान वह विद्युत लाइन के संपर्क में आने से गंभीर रूप से झुलस गया। गंभीर हालत में उसे गोंदगढ़ से अलवर रेफर कर दिया गया है। वहीं परिजनों का कहना है कि बारिश के चलते विद्युत तारों से खेतों में भी करंट दौड़ गया। बलवीर सिंह, गांव गुलमानी। क्या हुआ? सुबह डोल डाल अपने फ्रेश होने जा रहा था, जब तार का करंट लग गया। कितने केवी की लाइन थी? 11,000। वो खेत में पड़ा था? हाँ, खेत में नहीं, थोड़ा झुक रहा था नजदीक उसमें। तो बिजली विभाग वाले ने कोई कार्रवाई नहीं करते क्या वहाँ पे? कोई साइट वाइट नहीं किया था? ऐसे का पता था, सुबह जैसे फ्रेश होने जा रहे थे तो नावा को लगा साहब कोई सरसों के पेड़ में उसमें छिमरा था का उससे करंट आ गया उसको। उसके कारण गीला भी हो गया? हाँ, गीला पानी वानी चल रहा था। काम क्या करते हैं ये खेती बाड़ी के काम करते हैं। हाँ। फिर कब भर्ती कराए? अभी कराया था 10-15 मिनट पहले और कहीं ले गए? सीधे ही ले गए? नहीं, सीधे यहीं अलवर ही आए। अलवर पुलिस ने विभिन्न स्थानों पर कार्रवाई करते हुए स्थायी वारंटियों को गिरफ्तार किया है। डीएसपी अंगद शर्मा ने बताया कि जयपुर रेंज आईजी अजयपाल लांबा और एसपी संजीव नैन के निर्देश पर धरपकड़ अभियान चलाया गया। इसमें 28 वारंटियों को पकड़ा गया है। इनके खिलाफ चोरी, लूटपाट और मारपीट आदि मामले दर्ज हैं। डीएसपी ने बताया कि पुलिस का उद्देश्य आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय बनाना है, जिससे अपराध कम हो। आईजी साहब जयपुर रेंज श्री अजयपाल लांबा जी वे एसपी साहब अलवर श्री संजीव नैन जी वे एडिशनल एसपी अलवर श्री तेजपाल सिंह जी के निर्देशन में चलाया जा रहा है अभियान, जिसमें वांछित अपराधी हो गए, संज्ञेय अपराधी हो गए, संज्ञेय अपराध में जो शामिल थे, शरीक थे, उनकी धरपकड़ हेतु विभिन्न थानों पे डिफरेंट टीम बनाई गई। ठीक है, टीम ने दबिश देके इनको पकड़, ठीक है, गिरफ्तारी करी। मेन उद्देश्य जो अलवर पुलिस का वो ये था कि अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास की रीति से कार्य करते हुए एक समाज में मैसेज देना। लगभग सर कितने लोगों को अपने कुल स्थायी वारंटी मिला के कुल 28 लोग हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो चालानशुदा हैं, उनको हमने 151 में। और वहीं अलवर की वैशाली नगर थाना पुलिस ने घरों में नकबजनी करने के मामले में 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। डीएसपी अंगद शर्मा ने बताया कि वीरा गार्डन निवासी परिवादी सीमा सोनी ने यह रिपोर्ट करवाई थी। इसमें बताया गया कि उनके इस खाली फ्लैट में चोरी हुई थी। जांच के बाद पुलिस ने मध्य प्रदेश के अलीराजपुर निवासी नसरू और राजेश को जयपुर से गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से चोरी का पूरा माल बरामद कर लिया गया है। दिनांक 22 दिसंबर 2024 को कुछ 4 व्यक्तियों ने एक मकान जो वीरा गार्डन में जो अपार्टमेंट है उसमें फ्लैट में चोरी की, जिसमें कुछ नकदी और जेवरात चोरी करना बताया। तो अभी वैशाली नगर थाना एसएचओ के निर्देशन में बनाई गई टीम ने उनको जयपुर से पकड़ा और उनसे जो चोरी की जो भी सामग्री थी वो बरामद करी गई। 4 गिरफ्तार हो गए जी, 2 गिरफ्तार हो गए और नाम क्या है? 2 की धरपकड़ हेतु टीम बना रही है, कार्रवाई जारी है। ये जो तो इनके पूछताछ में सामने आया कि दोनों ही ये चारों ही एमपी के रहने वाले थे। वहां से चले थे, चलने के बाद में ये हिंडौन आए, हिंडौन से फिर अलवर आए, रैकी करके इन्होंने मकान में इस वारदात को अंजाम दिया। सर, अलवर चुनने का कोई रीजन सर एमपी से अलवर का क्या कनेक्शन? पहले भी इन्होंने कुछ करा हो या इनके साथ ही रहते हैं कुछ? इनकी मॉडस ऑपरेंडी बेसिकली रहती है कि ये किसी जगह निकलते हैं, वहां पे एक घटना वो जगह देखते हैं कि और जहाँ पे इनको लगता है कि चोरी करने के लिए एक काफी ऑप्टिमम स्थान है, तो वहां पे जाके ये घटना को अंजाम देते हैं। इनके ऊपर अभी इनके ऊपर पूर्व में कोई छोटे मोटे मुकदमे हैं इनके, अभी कोई बड़ा मुकदमा ऐसे कोई सामने नहीं आया। माल की बरामदगी हो गई है। अलवर पुलिस लाइन के पास दोनों ओर नालों पर अतिक्रमण के चलते पानी की निकासी अवरुद्ध हो रही है। लोगों ने कई जगह नाले पर पटाव कर दिया है। ऐसे में दूषित पानी आगे नहीं बढ़ पाता और निकासी में बाधा होती है। क्षेत्रीय पार्षद सहित इस क्षेत्र के सफाई कर्मी और नगर निगम के अन्य कर्मचारियों की उदासीनता के चलते नालियों पर अतिक्रमण जारी है। इस वजह से लोगों को गंदे पानी से होकर निकलना पड़ रहा है। वानिकी एवं वन्य जीव प्रशिक्षण संस्थान की 119वीं दीक्षांत परेड और वन रक्षक आधारभूत प्रशिक्षण सत्र का उद्घाटन
अलवर में आयोजित हुआ। शहर के समीपवर्ती ठेकड़ा स्थित राजस्थान पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव थे, जबकि अध्यक्षता राज्य के वन मंत्री संजय शर्मा ने की। इस अवसर पर वन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अरिजीत बनर्जी और जिला कलेक्टर डॉक्टर अर्तिका शुक्ला सहित वन विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री की ओर से परेड की सलामी ली गई, साथ ही उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित भी किया गया। दीक्षांत परेड में 119 बैच के 240 वन रक्षक पास आउट हुए हैं। इसके अलावा 145 वन रक्षक नए प्रशिक्षण में शामिल हुए हैं। उधर मीडिया से बातचीत में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि प्रदेश में 1500 वन रक्षकों की नई भर्ती हुई है। इससे वन्यजीव सुरक्षा और संरक्षण में काफी मदद मिलेगी। उन्होंने सरिस्का में एलिवेटेड रोड का कार्य भी जल्द शुरू होने की बात की। पूरे वन विभाग को, विशेष रूप से हमारे मंत्री श्री संजय शर्मा जी को सबसे पहले बधाई दूंगा कि एक लंबे समय से राजस्थान में वनों की रक्षा के लिए जो कमी रहती थी वन रक्षकों की, 1500 पदों को सृजित करके और एक ट्रेनिंग का बड़ा बैच अब राजस्थान में वन क्षेत्र की रक्षा के लिए यहाँ पर हुआ है। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि हमारे जो वन क्षेत्र हैं ये देश के जो बायोडायवर्सिटी है उसके एक महत्वपूर्ण स्रोत है। हमारी जो नदियां भी निकलती है, अब अलवर में ही रूपारेल नदी आती है तो ये हमारे यहीं से निकल के आती है और पूरे रामगढ़ के क्षेत्र तक जाती है। तो ये जो क्षेत्र है ये हमारी ट्रिब्यूटरियां भी यहाँ पे निकलती है। और आप देखोगे कि उत्तर की नदियां तो हिमालयन ग्लेशियर से आती हैं, लेकिन मध्य भारत और जो पठारी नदियां हैं, चाहे नर्मदा जी का निकलना हो, चाहे कावेरी का निकलना हो, चाहे कृष्णा हो, गोदावरी हो, ये सब हमारे वन्य क्षेत्रों से निकलती है। इनके संरक्षण के लिए, इनकी सुरक्षा के लिए वन रक्षकों की एक बड़ी भूमिका होती है, जिसमें उनको नए इक्विपमेंट, नई टेक्नोलॉजी के साथ साथ नए लॉ के साथ भी अपने आप को जोड़ना होता है, शारीरिक रूप से भी मजबूत रहना होता है। तो दीक्षांत समारोह में यहाँ पर इस सुरम्य स्थल पे बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने ट्रेनिंग ली और हम सबको शुभकामनाएं। युवा खेल विकास समिति एवं क्रीड़ा भारती द्वारा 12वें युवा खेल सप्ताह के तहत खो खो एवं कबड्डी की प्रतियोगिताएं आयोजित हुई। इसमें मुख्य अतिथि खेल प्रभारी रजनीश अवस्थी और मनमोहन रहे। समिति के सचिव रजनीश जयमन ने बताया कि शतरंज प्रतियोगिता चतुरंग एकेडमी में आयोजित की गई। उन्होंने परिणामों की जानकारी भी प्रदान की। इसी तरह खो खो प्रतियोगिता मालवीय नगर स्थित आदर्श विद्या मंदिर में संपन्न हुई। इस मौके पर भूपेंद्र, रेखा महलावत, हरिओम गुर्जर, हर्षवर्धन जोशी, यश सोमवंशी और प्रदीप शर्मा आदि उपस्थित रहे। अलवर के स्कीम 10 स्थित जैन भवन दिगंबर जैन 24 मंदिर में मुनि पावन सागर महाराज के प्रवचन हुए। उन्होंने बताया कि पुण्य की प्राप्ति धर्म करने से ही होती है, वहीं कई बाधाएं पुण्य के प्रभाव से निकल जाती हैं। उन्होंने समाज की एक समस्या का जिक्र करते हुए कहा कि मौजूदा दौर में बच्चे पढ़ लिख कर सर्विस के लिए बाहर चले जाते हैं। ऐसे में माता पिता की सेवा करने के लिए कोई उनके पास नहीं रहता। उधर इस अवसर पर अध्यक्ष मुकेश जैन, पुजारी और प्रमुख लोग मौजूद रहे। वहीं कैलाश चंद जैन ने आयोजन के बारे में जानकारी प्रदान की। संभाग स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन जयपुर स्थित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय आदर्श नगर में संपन्न हुआ। इस दौरान अलवर जिले के कई प्रतिभागी विभिन्न वर्गों में विजेता रहे। रीजनल कोऑर्डिनेटर संजय कौशिक ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। वहीं मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी महेश कुमार ने बताया कि 16 ब्लॉकों के युवा महोत्सव दल का नेतृत्व लगातार 2 वर्षों से संजय कौशिक द्वारा किया जा रहा है। वहीं सहयोगी प्रभारी के रूप में माधव बिहारी दास गुप्ता, महेंद्र सिंह बर्मन और रजनीश बाई साथ रहे। संभाग स्तर पर प्रथम विजेता रहे सभी प्रतिभागी 8 से 12 जनवरी तक राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। युवा महोत्सव का संभाग स्तरीय आयोजन दिनांक 3 जनवरी 25 को जयपुर स्थित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय आदर्श नगर में संपन्न हुआ। इसमें अलवर जिले का प्रतिनिधित्व करते हुए हमारे 30 संभागियों ने भाग लिया और वहाँ पर कुल 9 विधाओं में हमने गोल्ड मेडल हासिल किया। अन्य 9 विधाओं में हमने सिल्वर मेडल अर्थात हम द्वितीय स्थान पर रहे और 1 विधा में हमने तृतीय स्थान प्राप्त किया। ये पूरा आयोजन ब्लॉक लेवल पे, फिर जिला स्तर पे, संभाग स्तर पे और राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होगा, जिसमें हमारे यहाँ से अलवर जिले से जो प्रथम विजेता थे, हमारे 16 ब्लॉकों का आयोजन पहले हमने सबसे पहले किया। 16 ब्लॉक के प्रथम विजेता जिला मुख्यालय पर आए और यहाँ पर जिला मुख्यालय पे जो हमारा आयोजन था 25 दिसंबर को, उसमें हमारे युवा बोर्ड के अध्यक्ष माननीय जिला कलेक्टर महोदय और हमारे मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
माननीय महेश जी गुप्ता के मार्गदर्शन में हमने बहुत ही अच्छा आयोजन यहाँ संपन्न किया। और यहाँ जो प्रथम विजेता बच्चे थे वो संभाग स्तर पर गए 3 तारीख को, और वहाँ पर हमने जो अचीवमेंट हासिल किया, ये जो प्रथम विजेता बच्चे हैं हमारे, ये अब राज्य स्तर पर भाग लेंगे, जो 8 से और 12 जनवरी के बीच में SMS स्टेडियम जयपुर में आयोजित होने वाला है। अलवर के अपना घर शालीमार स्थित 14 बीघा में श्याम सांवरा मित्र मंडल समिति की ओर से श्याम बाबा के जागरण का आयोजन किया गया। शनिवार की रात्रि जागरण में बाबा श्याम का भव्य दरबार सजाया गया और मनमोहक श्रृंगार हुआ। वहीं बाबा श्याम की ज्योति जगाकर और पूजा अर्चना के साथ जागरण की शुरुआत की गई। आयोजकों ने बताया कि कलाकार संजय शर्मा ने गणेश जी, हनुमान जी और गुरु वंदना के गीतों के साथ शुभारंभ किया। वहीं महेंद्र अमन, आशीष शर्मा और अन्य कलाकारों ने भजन गाकर श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया। इस मौके पर बड़ी संख्या में भक्त बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए पहुंचे। साथ ही महाआरती कर प्रसाद वितरित किया गया। ट्रेड यूनियन केंद्र की राज्य शाखा RC2 का 12वां प्रांतीय सम्मेलन अलवर के झंकार होटल में 11 जनवरी को सुबह 11 बजे होगा। इस दौरान महासचिव गोपी किशन द्वारा राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राज्य की राजनीतिक रिपोर्ट पेश की जाएगी। वहीं महंगाई और बेरोजगारी के साथ श्रम कानूनों पर हो रहे कुठाराघात पर प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। 12 जनवरी को संगठन की चुनाव प्रक्रिया के अंत में समापन सत्र रखा जाएगा। जिला अध्यक्ष वीरेंद्र चौधरी ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र AICTU की राज्य शाखा राजस्थान ट्रेड यूनियन केंद्र RC2 का ये 12वां प्रांतीय सम्मेलन अलवर के झनकार होटल हनुमान सर्किल पर होने जा रहा है। इस सम्मेलन में पूरे राजस्थान से लगभग 100-125 डेलीगेट रहेंगे और उनकी अगुवाई करेंगे हमारे राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष कॉमरेड रामपाल सैनी और महासचिव कॉमरेड गोपी किशन। ये सम्मेलन 11 जनवरी को सुबह झंडारोहण के साथ में प्रारंभ होगा। इस सम्मेलन में महामंत्री की रिपोर्ट, जिसमें नेशनल, इंटरनेशनल और अपनी लोकल, वो तमाम विस्तृत रूप से पेश की जाएगी। उस रिपोर्ट पर इस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित डेलीगेट चर्चा करेंगे, अपना मत रखेंगे। उसके बाद उस रिपोर्ट, उस मत का जवाब महासचिव देंगे। इसी सेशन में हम लगभग 12 प्रस्ताव पास करेंगे और वो प्रस्ताव होंगे न्यूनतम मजदूरी पर, बेरोजगारी पर, बढ़ती हुई महंगाई पर और श्रमिक कानूनों पर। जो सरकार, जिन कानूनों को हमने लड़कर के बनवाया, सरकार उनको ख़त्म करके 4 कोड बनाने जा रही है, तो उसके विरोध में भी हम प्रस्ताव पारित करेंगे। हम प्रस्ताव पारित करेंगे EPFO की जो पेंशन है, मजदूरों को न्यूनतम पेंशन एक माह की 15,000 रुपये देनी चाहिए, तो वो हमारा प्रस्ताव पारित होगा। हम मजदूर और किसान की एकता का प्रस्ताव भी पास करेंगे, क्योंकि देश के अंदर जब भी क्रांति आई उसमें मजदूर और किसान एक साथ मिलकर के लड़े हैं, तो ही क्रांति आई। हम इस बात का भी प्रस्ताव पास करेंगे इस सम्मेलन में कि जहां जो 8 घंटे की मजदूरी होती थी, अब 8 घंटे का तो कोई नाम ही नहीं लेता, 12 घंटे से कम कोई काम नहीं करवाता, तो हम 8 घंटे का मूल अधिकार मिले मजदूर को, इस पर भी हम प्रस्ताव पारित करेंगे। और इसके बाद हमारा एक सेशन होगा महत्वपूर्ण 12 तारीख को, वो समापन सत्र का। उस समापन सत्र में हम अलवर जिले के अंदर जितने भी हमारे बिरादराना संगठन हैं, HMS है, एटक है, इंटक है, C2 है, इन संगठनों को, इनके प्रतिनिधियों को हम बुलवाएंगे। इसमें किसान प्रतिनिधि भी आएंगे, वो भी अपनी बात रखेंगे। और ये पूरा 2 दिन की कॉन्फ्रेंस
बहुत अनुशासित तरीके से चलेगी। सर कौन सी तारीख को रहेंगे ये 12 तारीख को 12 बजे से ये समापन सत्र में रहेंगे। अलवर शहर के नसियाजी परिसर में शिव परिवार की प्राण प्रतिष्ठा का 11वां पाटोत्सव हवन यज्ञ एवं पूजन के साथ मनाया गया। श्रद्धालु रविंद्र कुमार सैनी ने बताया कि शिव परिवार की प्राण प्रतिष्ठा 11 वर्ष पहले संपन्न हुई थी। वहीं श्री रामचरितमानस पाठ का समापन होने के बाद रविवार को सुबह हवन पूजन किया गया। साथ ही आचार्य सुरेश चंद्र शर्मा की ओर से मंत्रोच्चार कर आहुतियां दिलवाई गई। इसके बाद भजन सत्संग और प्रसाद वितरण संपन्न हुआ। एक वर्ष पोषपड़ा का कार्यक्रम करते हैं और ये तेरेश्वर महादेव जी हैं, इनको हमारे दादाजी ने पधराए थे और 2013 में हमने इनका जीर्णोत्थान किया था। तब 2006 से हम नियमित ये कार्यक्रम कर रहे हैं। महादेव जी की स्थापना भी हमने 2013 में की थी, तब से उनकी स्थापना दिवस भी मनाते हैं और एक पोषपड़ा का कार्यक्रम हम नियमित करते हैं। हम अखंड रामायण पाठ करते हैं, जो पास में रामायण मंदिर हनुमान जी का मंदिर है, सुरेश पंडित जी के द्वारा उसकी स्थापना की जाती है और अगले दिन जब समापन हो जाता है फिर हम स्थापना दिवस के लिए भंडारा करते हैं और आज के दिन हम रामायण संपूर्ण होने के बाद पोषपड़ा हवन करने के बाद पोषपड़ा का कार्यक्रम करेंगे, जिसमें महिला भजन गीत संगीत भी गाती हैं। वो कार्यक्रम समाचार में वक्त तो चला एक छोटे से अल्प विराम का। बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। खंडेलवाल नमकीन हमारे यहाँ उपलब्ध है। शुद्ध देसी घी गजक, चॉकलेट ड्राई फ्रूट गजक, व्रत की फलाहारी नमकीन, फलाहारी बिस्किट, फलाहारी खाखरे, आलू वेफर्स, केला चिप्स, देसी घी आटा बिस्किट, देसी घी नान खटाई, काजू पिस्ता, बादाम पिस्ता और मल्टीग्रेन बिस्किट। नमकीन स्पेशल वैरायटी में तिल मठरी, मेथी मठरी, हींग सेव, मसाला मिक्स, बादाम लच्छा, झालमुरी, रोस्टेड नमकीन आदि भी मिलती हैं। हमारे यहाँ अनेक प्रकार के हेल्दी स्नैक्स भी मिलते हैं। पालक चिप्स, मूंग दाल चिप्स, मखाना चिप्स, चुकंदर चिप्स और आटा एवं सूजी के गोलगप्पे, कचौरी, समोसा, मठरी, चाट पपड़ी और रोस्टेड अलसी मठरी भी मिलती है। हमारा पता है खंडेलवाल नमकीन, स्टेशन रोड, गौशाला के पास, अलवर। अलवर शहर में पहली बार एक ही छत के नीचे स्पोर्ट्स गुड्स एंड स्पोर्ट्स वियर का एकमात्र शोरूम, स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स एंड वियर, देना बैंक के सामने, बस स्टैंड रोड, अलवर। यहाँ पर निविया, कॉस्को, स्पार्टन, एसएस, एसजी, योनेक्स आदि कंपनी के स्पोर्ट्स गुड्स एवं शिवनरेश, सिलेक्ट, वोल्ट, स्ट्रॉन्गर आदि कंपनीज के स्पोर्ट्स वियर उपलब्ध हैं। यहाँ टीम के लिए स्पोर्ट्स किट और ट्रैक सूट एवं हाउस टी शर्ट्स भी तैयार कराए जाते हैं। एक बार अवश्य पधारें। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक कुमार 9460374217, अजय कुमार 9414890908। अलवर में एक जाना माना नाम, मानसिंह कृपा दयाल स्वीट्स तिजारा वाले। हमारे यहाँ सर्दियों की मीठी मेवा, गजक, रेवड़ी और गाजर का हलवा शुद्ध व ताजा हर समय तैयार मिलता है। विशेष मौकों पर स्पेशल मिठाइयों में स्पेशल मक्खन बड़ा, तिल के लड्डू, तिल पाक, मावा तिल के लड्डू, मावा गजक, खंडाला तिल मरोड़ी, मूंगफली पट्टी, लौंग लता मट्ठी इत्यादि हमेशा तैयार मिलेंगे। इसके अलावा शादियों के स्पेशल भाजी के गिफ्ट पैक डब्बे भी हमारे यहाँ तैयार किए जाते हैं। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है चर्च रोड, अलवर, A50 मालवीय नगर, अलवर। फोन नंबर 0144233264, 0144
92332625। अलवर शहर का सबसे खूबसूरत बैंक्वेट हॉल द शहनाई रिसोर्ट। शादी, लगन, संगीत, सवामणी, सालगिरह जैसे फंक्शन के लिए अलवर वासियों की पहली पसंद बन चुका है द शहनाई रिसोर्ट। इसमें कवर्ड मंडप, 25 आधुनिक कमरे, छोटा पार्टी हॉल व रेस्टोरेंट भी है। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल तथा कमरों की बुकिंग के लिए आज ही संपर्क करें। झंकार होटल के पीछे नियर हनुमान सर्किल, दिल्ली रोड, अलवर। 8094126636 and 8118822488। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 014423705559। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 and 2338663। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के सुनाई बास में इन दिनों गिरते तापमान और शीत लहर के बाद
फूलों की खेती और बैंगन की फसल में नुकसान हो रहा है। शीतलहर के बाद कोहरा छाने से भी गेंदे के फूलों की खेती प्रभावित हो रही है। इसके अलावा बैंगन के लगभग करीब 30% पौधे इस गिरते तापमान से नष्ट हो गए हैं। किसान बब्बूराम यादव, कालूराम और नरेश यादव ने बताया कि इस खेती पर गिरते तापमान और शीतलहर से विपरीत असर पड़ा है। मालाखेड़ा क्षेत्र में कैरवाड़ा पंचायत मुख्यालय से किरवास गांव को जोड़ने के लिए बने कच्चे रास्ते में पानी भरने से लोग परेशान हैं। यहां प्राथमिक स्कूल के आगे भी गंदगी का माहौल बना हुआ है। क्षेत्रीय निवासी मोहनलाल के अनुसार इंटरलॉकिंग सड़क बनाकर स्थिति को सुधारा जा सकता है। फिलहाल तो यहां किसी भी योजना में विकास कार्य नहीं कराए गए हैं। गाँव धीवरबास है साहब, स्कूल के पास में है और ये हमारा कच्चा रोड नहीं बन पा रहा है। हमारे स्कूल में बच्चे जाते हैं तो बड़े दुख पाते हैं और आने जाने में बारिश के मौसम में बहुत परेशानी आ रही है, इसमें आती है। किलोमीटर है। मालाखेड़ा के बालेटा पंचायत मुख्यालय पर विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और सरपंच हजारी लाल मीणा द्वारा किया गया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, सरपंच हजारी लाल मीणा, कांग्रेस नेता हिमांशु शर्मा, योगेश मेहता, निहाल सिंह गुर्जर, धर्मराज मीणा और सरपंच हरिकिशन मीणा आदि मौजूद रहे, जबकि मंच का संचालन नगरपालिका अध्यक्ष हिम्मत सिंह ने किया। इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष जूली ने बताया कि इस पंचायत मुख्यालय पर इंटरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य के अलावा करोड़ों रुपए के विकास कार्य स्वीकृत किए गए हैं। ग्राम कैरवाड़ा स्थित हनुमान जी महाराज मंदिर परिसर में 4 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान महाआरती और पूजा अर्चना के साथ संपन्न हो गया। गुरुवार को श्री रामचरितमानस पाठ के साथ इसका शुभारंभ हुआ था। वहीं भजन जेकड़ी जंगल के अलावा विशाल भंडारा किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालु पहुंचे। धर्मप्रेमी रामनिवास, फूल सिंह चौधरी, मंगल सिंह जाट, नानूराम मीणा, नंदलाल और बाबूलाल मीणा के अनुसार इस प्राचीन मंदिर में दूर दराज से भक्त पहुँचते हैं। मालाखेड़ा उपखंड मुख्यालय क्षेत्र के गांव में रविवार को धूप नहीं निकली और कड़ाके की ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त रहा। वहीं पूरे दिन कोहरे का साम्राज्य बना रहा। ऐसे में बुजुर्गों और बच्चों को परेशानी हो गई। दूसरी ओर स्टेट हाईवे 44 पर वाहनों को लाइट जलाकर कम रफ्तार से चलना पड़ा। और वहीं अकबरपुर कस्बा रविवार को पूरी तरह कोहरे के आगोश में रहा। सुबह जल्दी घना कोहरा छाने की वजह से कुछ दूरी पर भी दिखाई नहीं दे रहा था। कोहरे के चलते सर्दी ने भी जोर पकड़ लिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सूर्य देव के दर्शन नहीं होने से ठंड बढ़ गई है। 3-4 दिन से हमारे यहाँ बहुत तगड़ी कोहरा पड़ रहा है, धुंध पड़ रही है। लोग बाग घरों से बाहर नहीं निकलते हैं 9-9 बजे तक और ठंड कुछ ज़्यादा ही पड़ने लग गई है बरसात के बाद। जब से बरसात हुई है तो कितनी दूरी पर दिखाई नहीं दे रहा? यहाँ से 5 मीटर की दूरी पे आदमी से आदमी दिखाई नहीं देता है। इतनी तगड़ा कोहरा और धुंध पड़ रही है। ये अभी हुई है 3-4 दिन से, पहले नहीं थी। पहले मौसम थोड़ा साफ था, मतलब धूप आ जाती थी, आज कुछ सूर्य भगवान के दर्शन हो जाते थे। आज ज़्यादा है? आज ज़्यादा है कल से। परसों थोड़ी कम थी, कल ज़्यादा थी, आज और भी ज़्यादा है। उधर अकबरपुर क्षेत्र में कई जगह लोग अलाव जलाकर तपते हुए नजर आए। उधर बाजार में भी पूरी तरह से सन्नाटा पसरा रहा। पहाड़ी क्षेत्र में बर्फ गिरने के बाद मैदानी क्षेत्रों में अब सर्दी ने जोर पकड़ लिया है। कल रात से ही घना कोहरा दिखाई दे रहा है आज, और हम जैसे सर्दियों का माहौल है, जगह जगह हाथ जला के लोग बैठे हुए हैं। हाँ, से हटने का मन नहीं कर रहा है। हाँ, कितनी मतलब अभी कोहरा कितना छाया हुआ है? अभी काफ़ी कोहरा छाया हुआ है, आमने सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बड़दौमेव में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर आयोजित किया गया। आयोजक अशोक चौधरी ने बताया कि यहां महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में मिश्री देवी आई हॉस्पिटल बैरोड एवं जिला अंधता निवारण समिति ने कैंप लगाया। शिविर में निःशुल्क नेत्र जांच के साथ ही दवाइयां प्रदान की गई। चयनित मरीजों के निःशुल्क ऑपरेशन मिश्री देवी हॉस्पिटल में नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वीरेंद्र सिंह यादव द्वारा किए जाएंगे। नौगांवा नगर पालिका में श्री बाल हनुमान सेवा समिति और सनातन धर्म सभा द्वारा पोष बड़े का प्रसाद वितरित किया गया। बाल हनुमान समिति के अध्यक्ष राम दरोगा ने बताया कि बस स्टैंड स्थित हनुमान मंदिर पर हनुमान चालीसा का पाठ हुआ। इसके बाद हनुमान जी एवं ठाकुर जी को भोग लगाया गया। इस दौरान अध्यक्ष नेमी चंद जांगड़, सरदार प्रीतम सिंह, शामवीर पटेल, राजा सोनी, जतिन मित्तल, मोहित मित्तल, रिंकू जैन, शशिकांत गुर्जर, हितेश और सूरजमल चौधरी आदि मौजूद रहे। आज श्री बाल हनुमान सेवा समिति के सभी सदस्यों के द्वारा एवं ग्रामवासियों के सहयोग से मूस के महीने के उपलक्ष्य में पोष बड़ा का प्रोग्राम रखा गया, जिसमें स्कूल वाले हनुमान मंदिर में प्रसाद चढ़ाकर
हनुमान चालीसा की। उसके बाद ठाकुर जी के मंदिर में प्रसाद चढ़ाया और सभी ग्रामीणों में वितरित किया गया। जिसमें धर्म कमेटी का जिसमें सनातन धर्म कमेटी का सहयोग रहा, वो समस्त ग्रामवासियों का सहयोग रहा। नौगांवा राजपूत समाज नवयुवक मंडल की ओर से पुरस्कार वितरण समारोह एवं महा रक्तदान शिविर का आयोजन सोमवार को होगा। प्रधान अमरजीत सिंह ने बताया कि हर वर्ष की तरह यह कार्यक्रम बाबा नथुराम मंदिर अलाउलपुर में किया जाएगा। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में विधायक सुखवंत सिंह मौजूद रहेंगे। साथ ही 12 गांव के प्रतिभावान बच्चों को पुरस्कार वितरित किए जाएंगे। और वहीं खैरतल में आनंद नगर कॉलोनी से गुरु मंगलगिरी संन्यास आश्रम शिवालय में रविवार को रक्तदान शिविर लगा। स्वामी गोविंदगिरी महाराज के नेतृत्व में इस शिविर का आयोजन किया गया। वहीं कुल 405 यूनिट एकत्रित हुआ। इस मौके पर ओम प्रकाश रोगा, लालचंद रोगा, सेवक लालवानी, गिरधारी लाल ज्ञानानी, अशोक महलवानी, घनश्याम भारती, लेखरा, प्रेम प्रधानी, राजकुमार और प्रताप कटरा आदि मौजूद रहे। खैरतल में स्वामी ध्यानगिरी महाराज जी का जो ये आश्रम है, यहाँ पर आज की तारीख में वर्तमान गद्दी नशीन महंत स्वामी श्री गोविंदगिरी महाराज के सानिध्य में स्वामी ध्यानगिरी महाराज जी के मेले के उपलक्ष्य में आज यहाँ, क्योंकि इस बार जो 13 और 14 जनवरी को उनका जो वार्षिक मेला होगा, निर्माण दिवस होगा, वो मनाया जाएगा। और उसकी स्मृति में उस अवसर पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाकर सबका कल्याण हो और सबको लाभ हो, इस भाव से स्वामी जी काम करते हैं। और स्वामी ध्यानगिरी महाराज के मेले के से पहले जो ब्लड डोनेशन कैंप लगता है वो आज यहाँ लग रहा है। और इसमें करीब 350, पौने 400 और 400 तक की यूनिट का डोनेशन होता है, जो अलवर ज़िले में मेरी जानकारी में सबसे बड़ा है। क्योंकि यहाँ पर बहुत लोगों की आस्था है और एक आवाज़ देने वर्षी लोग यहाँ पर ब्लड डोनेशन देने आते हैं। सुबह से ये कैंप आयोजित किया जा रहा है। आप देखिए कि 4 टीमें आई हुई हैं, एक गवर्नमेंट से आई हुई है और 3 अलवर से जो निजी अस्पताल हैं उनके यहाँ से आई हुई है। एक खूबी ये है कि जो भी ब्लड कैंसर के मरीज वगैरह हैं, या इसके अलावा और किसी को भी, चाहे अगर हर महीने ब्लड की ज़रूरत भी हो, स्वामी जी ने जिनको प्रेफर कर दिया, जिनके लिए कह दिया, ब्लड बैंक उन सबको चाहे हर महीने देना पड़े, अनकंडीशनल ब्लड प्रोवाइड कराते हैं। ये चर्चा पूरे इलाके में है, इसलिए सब लोग यहाँ ये मानते हैं कि यहाँ जो ब्लड दे रहे हैं वो सबके वापस काम आएगा, बिना शर्त काम आएगा, बिना पैसे काम आएगा। इसलिए लोगों में उत्साह है। आज 4 टीमें लगी पड़ी है और अभी भी करीब तो दोपहर हुई है, क्योंकि धूप निकली अभी है, तो भी 125 से ऊपर तो हमारी डोनेशन हो चुका है। अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर दिल्ली में अग्र अलंकरण सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इसमें खैरतल से भी प्रतिनिधि पहुंचे। साथ ही अपनी अलग पहचान बनाने वाले अग्रवाल बंधुओं को और 10 विदेशों के अग्रवाल बंधुओं को महाराजा अग्रसेन आइकन अवार्ड प्रदान किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और महामंडलेश्वर ज्ञानानंद महाराज रहे। खैरतल के अशोक सिंघानिया को भी इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अग्रवाल समाज खैरतल के सचिव प्रमोद सिंघानिया ने बताया कि इस कार्यक्रम में खैरतल से करीब 40 लोगों ने भाग लिया। इनमें राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य मोहन मित्तल और पूर्ण गर्ग अनिल गोयल, अध्यक्ष नरेश गर्ग, सुरेश गोयल, नवीन मंगल, रविंद्र गोयल, लालचंद गोयल और बबीता गर्ग आदि शामिल थे। राजपूत करणी सेना के मुंडावर तहसील अध्यक्ष चैन सिंह गौड़ ने ग्राम भिवाड़ा में बैठक के दौरान कार्यकारिणी का विस्तार किया है। सभा में सर्वप्रथम मां करणी के समक्ष दीप प्रज्वलित किए गए। वहीं जिला प्रभारी राजकुमार सिंह पदमाड़ा एवं जिला अध्यक्ष नीरज सिंह तंवर की उपस्थिति में तहसील संरक्षक के पद पर महेंद्र सिंह गौड़ को नियुक्त किया गया। तहसील वरिष्ठ उपाध्यक्ष मनोज सिंह चौहान, उपाध्यक्ष सरजीत सिंह चौहान और सोहन सिंह, मुख्य सलाहकार पवन सिंह चौहान और महामंत्री सतीश सिंह सहित अन्य पदाधिकारी भी शामिल हैं। खैरतल में पुरानी अनाज मंडी स्थित बालाजी मंदिर में शनिवार शाम को पोष वड़ा का आयोजन किया गया। मंदिर पुजारी गोपाल शर्मा ने बताया कि बालाजी मंदिर में महाआरती के बाद भक्तों की ओर से प्रसाद वितरण हुआ। इस मौके पर सैकड़ों श्रद्धालु उपस्थित रहे। खैरतल में गुरु रामदास गुरुद्वारे में गुरु गोविंद सिंह का जन्म उत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान रविवार सुबह गुरु गोविंद सिंह का सत्संग हुआ। वहीं लंगर भी संपन्न हुआ। इस दौरान जोगिंदर सिंह, बिट्टू, बबलू, बादल, आकाश, बंटी, बलजिंदर, रतन सिंह और कर्ण सिंह आदि मौजूद रहे। जो गुरु गोविंद सिंह का जन्म उत्सव मनाया जा रहा है, इसके बारे में बताइए। हाँ जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये गुरुद्वारा श्री गुरु रामदास साहिब पेट्रोल पंप पुरानी मंडी में आज श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज का 358
गुरुपुरब बहुत ही श्रद्धा भावना के साथ मनाया गया है। सुबह श्री सुखमनी साहिब का पाठ, फिर आरती साहिब, कीर्तन, कथा विचार हुई है। तो अब उसके बाद गुरु का लंगर आत्मा को बरताया जा रहा है। गुरु की संगत गुरु साहिब के चरणों में नतमस्तक होकर गुरु की खुशियाँ प्राप्त कर रही है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अलवर सांसद खेल उत्सव के तहत भिवाड़ी में क्रिकेट के फाइनल मैच खेले गए। इसकी शुरुआत पूर्व सभापति संदीप दायमा द्वारा टॉस करवा कर की गई। इस मौके पर प्रदीप दायमा, भीम विदुड़ी, मंडल अध्यक्ष पवन चौहान, मामंती कंचन तिवाड़ी और भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इससे पहले सेमीफाइनल मैच में टॉस पार्षद भीम विदुड़ी द्वारा करवाया गया। उधर फाइनल मैच में मुंडाना टीम ने कारोली को पराजित कर दिया। इस दौरान तिजारा प्रधान जयप्रकाश यादव, तिजारा मंडल अध्यक्ष बने सिंह विदुड़ी, भाजपा जिला मॉनिटरिंग इंचार्ज अनूप यादव सहित दिनेश यादव और ओमवीर चौहान ने विजेता टीम का हौसला बढ़ाया। भिवाड़ी के सेक्टर 6 स्थित श्री अग्रवाल धर्मशाला और बाबा मोहन राम मार्ग पर अग्रसेन चौक में पार्थिव शिवलिंग का पूजन एवं पोष बड़ा का आयोजन किया जा रहा है। पार्थिव शिवलिंग का पूजन 61 जोड़ों द्वारा हो रहा है। श्री अमरनाथ बर्फानी सेवा समिति के प्रधान मनोज शर्मा ने यह जानकारी प्रदान की। इस अवसर पर मुकेश अग्रवाल, बालाजी, रमाकांत झालानी, ग्यारसी राम गुप्ता, अशोक खंडेलवाल, अजय अग्रवाल, कपिल मामोड़िया और महेंद्र गुप्ता आदि उपस्थित रहे। गोंदगढ़ चिकित्सालय में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य शिविर का आयोजन संपन्न हुआ। इस दौरान चिकित्सकों द्वारा शिविर में आए रोगियों का इलाज किया गया। मुख्य ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी NK अग्रवाल ने बताया कि ब्लॉक के प्रत्येक स्वास्थ्य केंद्र में इसमें कैंप लगाए जा रहे हैं। साथ ही रविवार को लगे विशाल शिविर में रेफर केसों का निस्तारण किया गया। ये जो आज कैंप लगाया गया है मुख्यमंत्री आरोग्य शिविर है, जिसमें हमने हर PSC CSC पे शिविर लगाए थे, जिनके रेफर केसेज आज बड़ा कैंप आयोजित किया गया था, जहाँ PSC CSC से जो मरीज भेजे गए हैं उनको यहाँ पे चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इसमें टीकाकरण, चिकित्सा सुविधाएं, परिवार कल्याण के साधन, बच्चों को कि कितने लाभार्थी आज नाम इसके एग्जैक्ट तो जो आंकड़े हैं वो आपको शाम को 4-5 बजे के बीच ही दे पाएंगे। फिलहाल 6-7 मरीजों की संभावना है। रेलवे फूड लाइसेंसी वेलफेयर सोसाइटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र गुप्ता अलवर पहुंचे। उनका रेलवे स्टेशन से IRCTC फूड प्लाजा पर उनका भव्य स्वागत किया गया। वहीं इनके साथ आए राकेश कुमार का भी अभिनंदन हुआ। प्लाजा के संचालक राजेश जोशी ने बताया कि उन्हें रेलवे फूड लाइसेंसधारियों की समस्याओं से अवगत कराया गया। इसे लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने निराकरण करवाने का आश्वासन दिया है। वहीं स्वागत करने वालों में संगठन के प्रतिनिधि राहुल देव, खुर्शीद अहमद, प्रकाश चंद्र वर्मा, भूपेंद्र सिंह, रविंद्र जोशी, केवल आनंद और इमरान खान आदि उपस्थित रहे। आज ऑल इंडिया रेलवे लाइसेंसी वेंडर्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रविंद्र गुप्ता जी का फूड प्लाजा में स्वागत किया गया और रेलवे उनका स्वागत कर और उनके सामने जो यहाँ के लाइसेंसी हैं उनकी समस्याओं के बारे में उनको विचार दिया जी। हाँ, और सबसे बड़ी बात आज रेलवे में एक आ रही है, यहाँ रिफ्रेशमेंट रूम और फूड प्लाजाओं को एक विशेष सुनियोजित प्रोग्राम के तहत इनको ख़त्म किया जा रहा है। क्लस्टरों में गाड़ियाँ दे रहे हैं, क्लस्टरों में जो गाड़ियाँ दे रहे हैं उन गाड़ियों की ये रखा गया है कि तुम्हारा खुद का ही बेस किचन होगा, जबकि अब से पहले इस तरह का होता था कि जो भी गाड़ियाँ वगैरह चलती थी उन गाड़ियों में खाना रेलवे के रिफ्रेशमेंट रूम और फूड प्लाजाओं से जाता था। लेकिन ये जो नया कदम उठाया है ये एक बहुत ही गलत कदम उठाया है। इसकी वजह से रेलवे स्टेशनों से फूड प्लाजा और रिफ्रेशमेंट रूमों को सुनियोजित तरीके से ख़त्म किया जा रहा है। तो ने उनको ये मांग रखी? जी हाँ, हमने इनसे ये मांग रखी कि भाई इस तरह की जो रेलवे ने जो नीति बनाई है वो गलत है, दोषपूर्ण नीति है। इस नीति को में सुधार किया जाए। उस सुधार की वजह से यहाँ जो पहले से रेलवे स्टेशन पर फूड प्लाजा वो हैं पूर्ववत रखा जाए। टपूगढ़ स्थित प्राचीन सियाराम मंदिर में संगीत में सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ संपन्न हुआ। भारत विकास परिषद के इस आयोजन में सर्वप्रथम हनुमान जी महाराज के समक्ष ज्योति प्रज्वलित की गई। वहीं पूजा अर्चना हुई और आरती के साथ भक्तों को प्रसाद वितरित किया गया। इस अवसर पर भारत विकास परिषद शाखा संरक्षक डॉक्टर जयप्रकाश,
शाखा अध्यक्ष पवन गुप्ता, चेयरमैन प्रतिनिधि जितिन गर्ग, नरेश जांगड़, रामशरण बाबूजी, रामकिशन प्रजापत और मुकेश नारनोलिया आदि मौजूद रहे। पवन गुप्ता, अध्यक्ष भारत विकास परिषद शाखा टकोड़ा। हमारे प्रांत से निर्देश है राष्ट्रीय साप्ताहिक सांस्कृतिक सप्ताह मनाने का, तो उसी के तहत आज हमने सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ सभी सदस्यों ने मिलकर किया है और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए हम प्रयासरत हैं। और मैं सभी से कहना चाहूँगा कि हनुमान चालीसा का पाठ हर मंगलवार को हर मंदिर में सामूहिक रूप से किया जाना चाहिए। नौगांवा के चंडीगढ़ बास स्थित पंजाबी मार्केट में सतगुरु माता सुदीक्षा महाराज एवं निरंकारी राजपिता राम रमित जी के सानिध्य में निरंकारी संत समागम संपन्न हुआ। इस विशाल समागम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु सम्मिलित हुए, साथ ही प्रवचन सुने और सत्संग किया। आयोजन से जुड़े प्रतिनिधियों ने बताया कि संत समागम सत्य, प्रेम और शांति के दिव्य संदेश को जन जन तक पहुँचाने का सशक्त माध्यम है। आज हमारे बीच में हमारे जोनल इंचार्ज फुलवारी लाल जी पालका जोन नंबर 20 इंचार्ज है। आज इनका 2 प्रोग्राम था। एक प्रोग्राम का आज सुबह 10 से 12:30 अलवर में हुआ है और वहाँ भी कम से कम 200 रूहों ने इस आत्म कल्याण के लिए परमात्मा का धर्म ज्ञान प्राप्त किया और बहुत प्रसन्न हुए। इसी प्रकार आज दूसरा कार्यक्रम ये सत्संग का नौगांव में रखा गया है। चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। एटीएम लूट की कोशिश रही नाकाम और कोयरे का फायदा उठाकर भागे शातिर। अलवर के अंबेडकर नगर की यह घटना। अलवर को एनसीआर से बाहर नहीं करने और संभाग नहीं बनाने से प्रभावित हो रहा है विकास और व्यापार। एटीएल के समक्ष तमाम वर्गों ने रखी राय। हाई वोल्टेज लाइन से झुलसा किसान और खेतों में भी दौड़ा करंट। सीकरी क्षेत्र का है मामला। और सरिस्का में सर्दियों के दिनों में बढ़ी लकड़ियों की अवैध कटाई, वहीं निगरानी के लिए लगाए वन कर्मी। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत और देखते रहिए जिले के एकमात्र विश्वसनीय न्यूज चैनल एटीएल न्यूज अलवर। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। एटीएल टीवी, भरोसा अलवर का।